जो नए लोग हैं जो अभी सीएम नहीं है उनमें से अगर हम चूज करें तो ओवरऑल जब हमने कमेंट किया, चेक किया, तो हमें लगा प्रशांत किशोर नंबर 1 पे आ रहे हैं, चिराग पासवान उसके बाद आ रहे हैं, नीतीश मिश्रा एंड विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट पेज पे भी आप काइंड ऑफ इनके पास भी 4 ही है। ये 4 लोग हैं जो बॉटम में है 12 लोग में, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम जितने लोग भी हमारे पैनल में हैं उनको हम कहेंगे कि वो एक के लिए एडवोकेसी करें, ठीक है। जो भी उनके वीडियो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग, जो हमारे क्वेश्चन हैं उनके अकॉर्डिंग वो हर के लिए काइंड ऑफ एडवोकेट करेंगे। तो हमने लास्ट बार डिस्कस किया था कि सीएम के पास क्या होना चाहिए, तो हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं और ये 4 कैंडिडेट हैं और यहाँ पे हम रैंकिंग करते हैं। तो जब आप सिलेक्ट कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं के पास वोट जाएगा, आप जिनके अकॉर्डिंग भी कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर जैसे नित्यानंद राय को अगर पहली बार सिलेक्ट किया गया तो इनको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तेजस्वी यादव को 3 मिलेंगे, इस तरीके से ऑर्डरिंग होगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपको टॉप को सिलेक्ट करना है, आपको बताना है, एक्चुअली सबके बारे में सोचना है और फिर आपको बताना है कि कौन से लोग अच्छे हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम अपने तीसरे एपिसोड में हैं, बिहार का अगला सीएम कौन होगा। बट बिफोर दैट ऑब्वियसली हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो सबको शुभकामनाएं। उसके बांकीपुर के इलेक्शन के बाद ये दिखा गया कि बांकीपुर एटलीस्ट जो बिहार का हब है, वो जो प्रशांत किशोर क्लेम कर रहे थे कि सम्राट चौधरी एक अच्छे सीएम नहीं है, आई थिंक वहाँ की जनता ने एक्सेप्ट किया, वहाँ के वोट ने यही बताया। तो इससे ये लगा कि क्या वो बिहार के सीएम है, होने चाहिए सम्राट चौधरी और नहीं। बट बिफोर हम इंडिविजुअल लीडर पे आए, एक सोनम वांगचुक ने अपील किया है स्वतंत्रता दिवस पे, प्राइम मिनिस्टर से डिमांड किया है कि उन्होंने 2014 में प्रॉमिस किया था कि हम एमपी और एमएलए के लिए कोड बनाएंगे जो 1 साल में डिसीजन दे। तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में सम्राट चौधरी पे भी काफी आरोप लगे हुए हैं। हमने किसी भी बड़े लोगों से या कोर्ट से तो हमने सुना नहीं कि उनका आरोप में दम है या नहीं है, क्या उन पे जो भी क्रिमिनल चार्जेस हैं वो नहीं है। तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम अपने से अपील करना चाहेंगे सोनम वांगचुक के साथ कि कम से कम सम्राट चौधरी के केस का 1 साल में निपटारा करें, ठीक है। ये तो बहुत पुराना केस है, तो जल्दी निपटारा होना चाहिए, जिससे कि जनता जान सके कि हमारे सीएम कौन है, वो अच्छे छवि के हैं या नहीं है। अब हम अपने वापस आते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने बहुत सारे नाम को डिस्कस किया था, ठीक है। उससे हम लोग ने अपनी भी राय दी थी और पब्लिक ने भी राय दिया था। उससे हमने 12 नाम पे कंक्लूड किए। हम पहले 10 का टारगेट किए थे, पर अभी हमारे पास 12 नेम है, क्योंकि बाकी जो लास्ट के 4 हैं वो सारे इक्वल नंबर पे थे। हमने कहा चलो 12 ही करते हैं। और आज हम 4 लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उसके बाद हम पब्लिक को कहेंगे कि वो अपना ओपिनियन दे उन 4 लोगों के बारे में। बिफोर हम जाएं तो हम एक बार मैं शेयर करूंगा जहां पे हम रेटिंग देख सके कि लोगों के पास कितना रेटिंग था, ठीक है। हमारे जो लास्ट बार हुआ और जो पब्लिक ने जो कमेंट किया उसके अकॉर्डिंग हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, 12 लोग कौन है जो क्वालिफाई किए हैं और कौन लोग टॉप में है। अगेन हम कुछ लोगों के सैंपल हैं, बट हमारा आइडिया ये है कि हम सीएम को सेलेक्ट इस तरह से करें। ये नहीं कि वही लोग पॉपुलर है, कोई और भी पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ प्रोसेस रखें जिससे कि हम सीएम सेलेक्ट करें। और बेटर होगा विधानसभा ये प्रोसेस अपनाए या इलेक्शन कमीशन ये प्रोसेस अपनाए और जनता को मौका दे सुनने के लिए कि हमें किसी आदमी को सीएम क्यों बनाया गया है। हमारा मकसद बस उतना ही है। तो हमें स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि सम्राट चौधरी जो ऑब्वियसली अभी करंट सीएम है, लोगों के ओपिनियन और हमारे फीडबैक के अकॉर्डिंग आई थिंक एक पॉजिटिव फीडबैक हमारे बोर्ड से मिला था एंड 4 लोगों ने नेगेटिव दिया था। तो ओवरऑल लीडर टैंक के पैनल से 3 लोग जो है ओवरऑल माइनस में ही जाते हैं, और पब्लिक के अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने पॉजिटिव दिया तो 3 लोग पॉजिटिव आए, और यहाँ पब्लिक का हम 50% ही ले रहे हैं। तो ओवरऑल आप दीजिएगा 3 में से हमने 2 कर दिया तो 2 ही बचते हैं, एंड जिसके कारण उनकी रैंकिंग 1 है। सो काफी कम है। इसका मतलब लगता है कि पब्लिक ने सपोर्ट तो किया, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अभी वो काफी कम है। अगर हम जो नए लोग हैं जो अभी सीएम नहीं है उनमें से अगर हम चूज करें तो ओवरऑल जब हमने कमेंट किया, चेक किया, तो हमें लगा प्रशांत किशोर नंबर 1 पे आ रहे हैं, चिराग पासवान उसके बाद आ रहे हैं, नीतीश मिश्रा एंड विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट पेज पे भी आप काइंड ऑफ इनके पास भी 4 ही है। तो विजय कुमार सिन्हा, श्रेयसी सिंह, विभूति नारायण सिंह वो ऑब्वियसली हमारे वोट से बने हैं, तो हम मोर डिटेल में जाएंगे, लेकिन अगले बार हम पूरे जनता का जो वोट होगा उन्हीं के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। और निशांत कुमार जो है, तो ये 4 लोग जो है नेक्स्ट सीजन पे डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे ये 4 लोग हैं जो बॉटम में है 12 लोग में, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम जितने लोग भी हमारे पैनल में हैं उनको हम कहेंगे कि वो एक के लिए एडवोकेसी करें, ठीक है। जो भी उनके वीडियो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग,
जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग वो हर के लिए काइंड ऑफ एडवोकेट करेंगे। तो हर आदमी ने एक आदमी को काइंड ऑफ असाइन किया हुआ है हमने, ठीक है, कि वो पर्टिकुलरली उनके बारे में बात करेंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि हम इन 4 लीडर को एवेल्युएट कैसे करेंगे आज। तो इस पर जो हम कमेंट से वोट एकत्र करना बहुत मुश्किल काम था, ठीक है, तो इसलिए हमने साइट यूज करने का सोचा है, ठीक है। तो आप जब लीडर टैंक पे जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्टली भी जाएंगे तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं बिहार, और बिहार का आपको पोल दिखेगा, और यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, जिससे हम इन लीडर को एवेल्युएट करेंगे। केवल ये नहीं है कि हम किसको पसंद करते हैं, हर रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हर चीजों के बारे में। तो हमने लास्ट बार डिस्कस किया था कि सीएम के पास क्या होना चाहिए, तो हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं और ये 4 कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे हम रैंकिंग करते हैं। तो जब आप सेलेक्ट कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं के पास वोट जाएगा, आप जिनके अकॉर्डिंग भी कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर जैसे नित्यानंद राय को अगर पहली बार सिलेक्ट किया गया तो इनको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है, तेजस्वी यादव को 3 मिलेंगे। इस तरीके से ऑर्डरिंग होगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपको टॉप को सिलेक्ट करना है, आपको बताना है, एक्चुअली सबके बारे में सोचना है और फिर आपको बताना है कि कौन से लोग अच्छे हैं। तो आज हम वोटिंग नहीं करेंगे, आज जनता को ही देंगे वोटिंग करने के लिए, क्योंकि आप हमारी ओपिनियन ना जान सके, हम केवल एडवोकेट करेंगे उनके सपोर्टर की तरह। सुधांशु जी, आई थिंक नित्यानंद राय का इस वाले क्वेश्चन में पहला नाम है। तो निडर और निर्भीक नेतृत्व की क्षमता, आपको कुछ याद आता है कि नित्यानंद राय के वीडियो देख करके कि जिनके बारे में आप कुछ कमेंट कर सके कि वो निडर और निर्भीक हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये नित्यानंद राय जी के बारे में अगर आप निडरता की बात अगर देखेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है, पिछले लोकसभा के इलेक्शन में उन्होंने काफी मजबूती से उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत सारे मुद्दे उठाए और बहुत सारे काम के ऊपर उन्होंने मेहनत भी किया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के सरकार में, अपनी गवर्नमेंट में उन्हें गृह राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला। और दूसरी तरफ से अगर ये देखा जाए तो वो 2 बार से सांसद भी रहे हैं और कई बार वो हाजीपुर से विधायक भी रह चुके हैं। तो उनकी निर्भीकता और निडरता तो है। अब मैं इतना नहीं कहूंगा कि वही पार्टी को चला रहे हैं, बट जरूर उनके संसदीय क्षेत्र के लिए उन्होंने अपनी पक्ष को मजबूती से जनता के सामने भी रखा और अपनी सरकार में भी अपनी पोजीशंस को ठीक ठाक से उन्होंने रखते हैं। थोड़ा सा इसमें रोकूंगा, थोड़ा हम जनता की तरफ से बात करेंगे, जहां पे जनता के लिए निर्भीकता चाहिए थे, कोई प्रॉब्लम उठाना था जनता का, उस समय उन्होंने शो किया हो तो ज्यादा रिलेटेड। बिल्कुल, अगर इस चीज पे अगर आप देखेंगे तो जनता के लिए उन्होंने कुछ खास ऐसे निर्भीकता तो नहीं उठाए हैं। ये चीज मैं उस लोकसभा क्षेत्र से भी आता हूं, तो मुझे उनके बारे में काफी पता भी है। तो जनता के लिए एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से उन्होंने कुछ खास ऐसे स्टेप्स कभी नहीं उठाए। अपनी एडवोकेसी वो हमेशा जरूर करते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो जनता के लिए इतनी ज्यादा पसंदीदा मेरे हिसाब से होगा। हाँ, तो हम जब भी क्वेश्चनों की बात करेंगे तो हम जनता की बात करेंगे। पार्टी तो चला ही रहे हैं लोग, और पार्टी के लिए तो हमने सुना है कि लोग कैसे कैसे मतलब बिछे हुए हैं लेकर के, पूरी एक तरह के कई के गुलामी राज में भी आ चुके हैं टिकट के लिए। हम जनता की बात करेंगे, जनता के मुद्दे कौन उठाते हैं इस तरीके से। सो विभूति जी, शाहनवाज हुसैन जी के बारे में आपका क्या विचार है? निडर और निर्भीक, आपने कभी देखा है कोई वीडियो जहां पर उन्होंने जनता के लिए लड़ गए हैं काइंड ऑफ? देखिए, वो काफ़ी शालीन और सुशील व्यक्तित्व के नेता है। उनकी आवाज़, उनका जो वक्तव्य देखिएगा वो काफ़ी नपा तुला रहता है, कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं देखिएगा। और हाँ, वो अपना पक्ष, हम जब भी उनकी बात जब मीडिया में सुनते हैं तो काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहता है, क्लियर स्टेटमेंट रहता है, कोई लाग लपेट नहीं रहता है। और वो जनता की बात या पार्टी की बात हर जगह काफ़ी मजबूती से रखते हैं और काफ़ी क्लैरिटी से रखते हैं। तो इससे आदमी के व्यक्तित्व का पता चलता है कि अगर वैसा समय आएगा तो वो जरूर निडर और निर्भीक रूप से रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो बीजेपी में है, तो उनको अपने मुस्लिम कम्युनिटी से काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ता है, काफ़ी ट्रोलिंग होता है, तब भी वो अपनी बात, अपनी पक्ष काफ़ी मजबूती से रखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसमें वो पूरा खरा उतरेंगे अगर उन्हें मौका दिया जाएगा तो। चलिए, ये बात आपने अच्छी कही कि एक मुस्लिम होके बीजेपी में है, एंड ये भी थोड़ा सा निडर और निर्भीक का तो संकेत देता है। लेकिन हाँ, जनता के लिए भी हमें एविडेंस चाहिए कि जनता के लिए भी कभी खड़े हुए हों। सो कुलभूषण जी, आपके नाम पे तो तेजस्वी यादव पड़े हैं, आप बताइए। वो तो ऑब्वियसली लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो आपने बहुत सारे एविडेंस होंगे, आप बताइए कैसे, क्या कौन सा ऐसा चीज मेंशन करना चाहते हैं
जहां पे उन्होंने निडर और निर्भीक का मतलब प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव जी ने, हाँ जी। तेजस्वी यादव जी तो अभी मान लीजिए विपक्ष का नेता है ही। अगर विपक्ष अगर चुप हो जाए, ये तो हर समय आम पब्लिक के ही लिए बोलते हैं, वो बीजेपी वाले हो चाहे आरजेडी वाले हो, तो सभी के लिए बोलते हैं कि पब्लिक को अच्छा से अच्छा सुविधा हो, भले वो करे ना करे, लेकिन आवाज तो सबसे अच्छा, ये दोनों जो नाम आपने लिया है उससे तो बेटर है जो तेजस्वी यादव अच्छे आवाज उठाते हैं पब्लिक के ही लिए, कोई अपने लिए तो नहीं उठाते हैं या अपने पार्टी के लिए नहीं उठाते हैं, लेकिन वो फायदा अगर जाएगा कहीं भी तो आम पब्लिक में ही जाएगा, भले वो बीजेपी के सपोर्टर हो या आरजेडी के सपोर्टर। तो तेजस्वी यादव सबसे बेस्ट हमको लग रहा है ये दोनों से। ठीक है, और मनीष कश्यप का नाम मेरे पे आ रहा है। ऑब्वियसली वो कोई सांसद और विधायक तो थे नहीं, है ना, लेकिन हाँ ये तो जरूर देखा गया है कि एज ए यूट्यूबर, और आजकल लगता है कि जैसे मीडिया में लोग यूट्यूबर जो है काफी लोग जो है साहस कर रहे हैं, अपना आवाज उठा रहे हैं, उस तरीके से देखा जाए तो इन्होंने काफी सालों से जो है आवाज उठा रहे हैं, इंक्लूडिंग जेल तक भी गए हैं, एंड जेल जाने के बाद भी जो है वो मतलब चुप नहीं हुए थे। तो मुझे लगता है कि अगर निडर निर्भीकता की बात है तो जिसको जेल के थ्रेट के बाद भी जो चुप नहीं हुआ, तो आई थिंक मनीष कश्यप तो मेरे अंदाज से सबसे टॉप में गिने जाएंगे। सो जनता, ये हमारा व्यू था, आप इसके बारे में सोचिए और उसके अकॉर्डिंग आप इनको रैंक कीजिए। तो जिनको भी आपको लगता है पहले नंबर पे हैं, आप उनको पहले क्लिक कीजिए और उस ऑर्डर में आप आते जाइए, और आपको लास्ट में आपको रिजल्ट भी दिखेगा। और जब आप सबमिट कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, और कुछ कमेंट डालना चाहते हैं किसी के बारे में कि मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि हो सकता है हमने भी नहीं देखा हो, और आप कोई अगर वीडियो चाहते हैं कि जो रेफर पब्लिक सुने, तो वो भी आप वीडियो का लिंक डाल सकते हैं कमेंट में, जिससे कि पब्लिक उसको देख के समझ सके कि हाँ हो सकता है शाहनवाज हुसैन के बारे में कभी उन्होंने प्रोटेस्ट किया हो, हम नहीं जानते हैं। तो आप वो वीडियो भी पोस्ट कीजिएगा जिससे कि जनता और हम भी समझ सके उनके बारे में। तो जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं कमेंट में कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा आपको दूसरे लोगों के भी वोट दिखेंगे, आपके नाम नहीं दिखते हैं तो आप डोंट वरी, आप इजिली जा सकते हो, आप वोट कर सकते हो। एक आदमी के पास एक ही वोट है, आप जैसे ही सबमिट कर दोगे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। और ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है बैकएंड में कैप्चर करते हैं कि आपका लोकेशन क्या है। तो अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हम सारे वोटों को रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन हाँ हर आदमी को एक वोट देने का है, आप दीजिए और अपना ओपिनियन बताइए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बिहार के विकास के स्पष्ट विजन रखने की क्षमता हो, किन्होंने दिया है? ऑब्वियसली किन्होंने अभी तक आई थिंक 4 लोगों में किसी ने सीएम के लिए फाइट नहीं किया है, तो थोड़ा ही डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो भी है उनकी फिलॉसफी उसके बारे में ही हम बात करेंगे, जो भी वीडियो है मार्केट में। तो मनीष कश्यप के बारे में आई थिंक पहला नंबर आ रहा है, तो मैं ही जाऊंगा। तो विजन तो ऑब्वियसली बिहार के विकास के लिए नहीं है, लेकिन हाँ सड़क पे उतर के जवाब तो वो मांगते ही रहते हैं, लोगों से क्वेश्चन भी करते हैं, काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल भी हैं सेम टाइम में। अगर देखा जाए तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन उस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में मैं ये मानूंगा कि जहाँ के सीएम लोग दे रहे हैं, वो भी इंडिया के सबसे बड़े स्टेट के लोग ऐसे ही वक्तव्य देते हैं, लोग उनको एक्सेप्ट किए हुए हैं। तो इनके कंट्रोवर्शियल जो कि इतना यंग एज में है, तो कितना आप उनको मतलब ब्लेम करोगे। तो विजन तो ऑब्वियसली बिहार के विकास के लिए नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने जहाँ पे भी इलेक्शन लड़ा है विजन दिया है, एंड आई थिंक अच्छा खासा वोट मिला था। तो मैं तो ये मानूंगा कि उनके पास विजन है। ऑब्वियसली बिहार का विजन अभी तक हमें पता नहीं है। सो कुलभूषण जी, तेजस्वी यादव नेक्स्ट है। तेजस्वी यादव के लिए बताइए कि उनके पास बिहार का विकास का स्पष्ट विजन है या नहीं है उनके पास, जैसे बिहार डेवलप हो सके। नहीं, विजन तो है ही इनके पास, क्योंकि विपक्ष में है और कुछ दिन चलाए भी हैं, तो विजन तो होगा ही। जैसे जैसे समय बीतता है विजन नया नया आते ही रहता है। उनके अंदर में भी है विजन, ऐसा नहीं कि वो नहीं चला पाएंगे बिहार को। तेजस्वी यादव भी चला पाएंगे बिहार को। चलाने के लिए तो कोई भी चला सकता है, हम यहाँ बेस्ट लोग को ढूंढ रहे हैं, है ना। तो हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं कि किनके पास है जो लोगों को लगता है कि यार इससे बिहार विकास होगा, नहीं कि वो जीत जाएंगे। जीतने वाले तो विजन बेस्ट में कौन कौन है? बेस्ट में कौन कौन है? 4 लोग। बेस्ट में कौन कौन लोग हैं? 4 लोग के बारे में बताना है। नेम वही लोग हैं, 4 लोग हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम विभूति जी पे अभी तो फिलहाल जितने भी 4 लोग हम देखे हैं, 4 लोग का जो आप नाम लिए हैं, उसमें तो सबसे बेस्ट हमको तेजस्वी यादव ही लगते हैं, है ना। क्यों कि बेस्ट तो लगते हैं, और बिहार में बहुत देने का वादा भी किए थे। हाँ, क्यों बताइए कि क्यों अच्छे लगते हैं इस चीज में कि विजन में। नहीं, उन्होंने जॉब के लिए भी कहा था कि बिहार में हम जॉब भी देंगे, है ना, 10 लाख नौकरियां भी देंगे।
और उसके बाद जो मान लीजिए जो कमी है अभी वर्तमान सरकार में, उसको भी खत्म करेंगे। बाकी तो सब तो एक ही है। हाँ, नौकरी देना मेरे अंदाज से विजन का पार्ट हो सकता है, बट पता नहीं कितना है। ठीक है विभूति जी, शाहनवाज हुसैन के बारे में आप क्या कहिएगा? जी, तो शाहनवाज जी के लिए जो अभी का जो मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लेवल का तो विजन नहीं है, जैसा कि हम सब जानते हैं जो ये नया, लेकिन इनका जो पिछला रिकॉर्ड है, जो ये पिछले मंत्रालय में या पार्टी में जो काम किया है, उसके आधार पर जब हम देखते हैं तो इनका जो वक्तव्य, इनका जो सोच है वो काफी क्लियर है, क्लैरिटी काफी है। और सबसे बड़ा विजन, बिहार में अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसका पूरे देश पर प्रभाव पड़ेगा। जो बीजेपी को एक जो अल्पसंख्यक को निगेटिविटी के रूप में देखा जाता है, तो उस पे एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि लोगों में जो अल्पसंख्यक है उनमें उनका एक्सेप्टेबिलिटी बीजेपी के प्रति बढ़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि पिछला रिकॉर्ड देखते हुए वो बिहार के विकास के लिए भी उनका बहुत अच्छा विजन होगा और जमीन पे उतार काम करेंगे। तो सुधांशु जी, आप बताइए नित्यानंद राय के बारे में, क्या विजन है उनका बिहार के लिए? तो नित्यानंद राय के बारे में अगर आप जानेंगे तो इनका विजन वैसे पब्लिकली तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स और इस तरह के कोई उन्होंने कुछ ऐसा काम किया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर विजन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनके पास अनुभव बहुत अच्छा है, राजनीतिक अनुभव बढ़िया है, जिस अनुभव के तहत वो अपने पर्सपेक्टिव को उतार सकते हैं। लेकिन पब्लिकली अगर कुछ कहें तो बिहार के लिए स्पेसिफिक विजन उनके पास कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता कि उनके पास कुछ ऐसी तर्क है जिनसे वो बिहार के लिए अगले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए कुछ ऐसा प्लानिंग कर सके। बस ये है जो अनुभव थोड़ा ज्यादा है उनको, बाकी सारे कैंडिडेट से उनको अनुभव थोड़ा अच्छा है। चलिए, अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं कि जो भी लोग, ऑब्वियसली इन्होंने जनता का नाम जरा सजेस्ट किया गया है, कुछ लोग हैं ऑब्वियसली तेजस्वी यादव हैं जो बिहार की पॉलिटिक्स ही करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके विजन मोर नोन होंगे। लेकिन ये है कि जो भी लोग, हम चाहते हैं कि जो भी लोग फ्यूचर में सीएम के लिए बनना चाहते हैं वो कभी ना कभी विजन भी रखा करे, जिससे ऐसा नहीं है कि उन्हीं की विजन की बात हो, जो सीएम बनने वाले हैं वो भी उनके विजन को कुछ कॉपी कर सके। ऐसा ना हो कि सभी लोग के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, हम पार्टी जिता लेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ अपने स्टेट के लिए भी विजन भी रखे एज ए स्टेट लीडर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काम के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे, ठीक है, केवल विजन नहीं हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी हो डिलीवर करने का, तो उनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि किनके बारे में क्या है। सो कुलभूषण जी, पहला नाम यहाँ पे तेजस्वी यादव का ही है, और हमने ये रैंडम इसलिए रखा है कि लोग ऐसा ना हो कि जब सेलेक्ट करें तो किसी को भी सिलेक्ट कर ले, जो पहला है उसी को पहला कर ले, इसलिए हमने थोड़ा रैंडम रखने का कोशिश किया है हर क्वेश्चन पे कि नाम किसी का भी पहले हो सकता है। सो कुलभूषण जी, तेजस्वी यादव के बारे में, काम का ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में आपका क्या कहना है? तेजस्वी यादव के जो ट्रैक है वैसे तो अभी उतना पावर मिला नहीं, जब भी ये थे तो उप मुख्यमंत्री थे, है ना, पावर तो कभी मिला नहीं इनका। अब देने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा रहेगा इनका ट्रैक रिकॉर्ड। अभी तो फिलहाल वैसा कुछ रिपोर्ट अभी आ नहीं रहा है। एज ए हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास रहा है, आपको कैसा लगा एक मंत्रालय में काम? स्वास्थ्य मंत्रालय तेज प्रताप जी के पास था। अच्छा, इनके पास क्या मंत्रालय था जब वो थे डिप्टी सीएम? उप मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री थे। और उप का मतलब होता है चुप, हम लोग के देहाती भाषा में। तब तो आप कैसे कहिएगा उनको नीडर? फिर तो आप नीडर नहीं कहिएगा। नहीं, बोलने के लिए, काम के लिए चुप, लेकिन बोलने के लिए तो नीडर है, बंदा में तो दम है। तो आपके अकॉर्डिंग अभी तक जो उनको, क्योंकि एक बार गवर्नमेंट के पोस्ट में आ चुके हैं, और इंक्लूडिंग एमएलए भी है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं है, वो एमएलए हैं। अगर आप एमएलए होकर के अपने एरिया में नहीं काम कर सकते तो आप 50-50 मान सकते हैं हम। 50 प्लस है, 50 माइनस भी होगा। हाँ, 50। तो सुधांशु जी, नित्यानंद राय के बारे में ऑब्वियसली आपने बताया कि वो हाजीपुर से इतने बड़े रहे हैं, अभी उजियारपुर से हैं एमपी, और ऑब्वियसली मिनिस्टर भी हैं।
तो आपका क्या व्यू है, उनका काम का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है कि जनता अगर के काम की बात करे तो? बिल्कुल, अगर ट्रैक रिकॉर्ड का देखा जाए तो वो सही मायने में काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी है। काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी है जो 5-10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, कई साल एमएलए रहे, फिर प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के। तो उनके पास राजनीतिक अनुभव तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक ट्रैक रिकॉर्ड की बात है तो उनको जितना भी फंक्शनलिटी जितना भी उनको पद दिया गया, चाहे वो गृह राज्य मंत्री का भी पद दिया गया, तो एक अपने पद का जो निर्वहन होता है वो सही तरीके से उन्होंने निभाया है। जहाँ तक जनता के पर्सपेक्टिव से देखने की बात है तो जनता कभी भी उस लेवल तक अगर सोचे तो उसमें पब्लिकली ऑन ग्राउंड उनका कोई छवि दिखता नहीं है। मार्केट में कुछ ऐसा चीज दिखता नहीं है जहां पर वो जनता कह सके कि हाँ वो हमारे प्रदेश के लिए कुछ किए हैं। जहां तक उनके पास जो फंड आते हैं उस फंड का सही इस्तेमाल अगर देखेंगे तो अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने काफी अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। चाहे वो फ्लाईओवर की बात हो, चाहे वो दलसिंह सराय में फ्लाईओवर की बात हो, 2-2 3-3 फ्लाईओवर उन्होंने दिया है। अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने रोड हाईवे का जो है हाईवे भी संसदीय के फंड से आता है, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में हाईवे को भी पास कराने में अपना योगदान दिया है। ये सब चीज तो है। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ा चेहरा अगर देखा जाए जिसके ऊपर कोई खास बड़ा दाग ना हो, वो इस तरह के व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कोई खास दाग ना हो और मुख्यमंत्री के पद के लिए काफी पसंदीदा अगर व्यक्तित्व तो चुना जाए तो उस पार्टी के सबसे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। हाँ, ये कहा जाए कि ऑब्वियसली वो कोई बहुत बड़े पार्टी चलाते नहीं है, लेकिन फिर भी अपने सीट को वो बार बार जीतते रहे। तो ऑब्वियसली ये बात है कि जनता को ऐसा, मुझे नहीं पता कि लोग उनको एज एमएलए और एमपी प्राउड करते हैं कि नहीं करते कि हमारा एमएलए और एमपी ये है जो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन सेम टाइम है कि जनता चूज भी कर लेती है, तो कुछ तो होगा क्योंकि अभी हारे नहीं है। तो पर हाँ, हम भी चाहते हैं कि जनता को बताएं कि उन्होंने जो काम किया है वो थोड़ा ज्यादा उस काम के बारे में बताएं, ना कि पार्टी के बारे में, तो ज्यादा जनता समझ पाएंगे। बिल्कुल, जनता के पर्सपेक्टिव से हमेशा उनको काम के बारे में जानना चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड काम जो कहिएगा तो उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई काम ऐसा नहीं है जिनको जो सामने से दिखता हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल उनके पास राजनीतिक अनुभव ज्यादा है, बढ़िया उनको जिम्मेदारी भी बिहार के लिए दी गई है, ये सब तो है। लेकिन आई कैन से कि मुख्यमंत्री बनने के लिए एक साफ छवि के व्यक्तित्व हैं उनका। और जो उनके पास मंत्रालय है उसमें हमारे सीएम जी के पे ही आरोप है, तो उसमें भी मदद करे तो ज्यादा अच्छी बात है। खास करके एक साल में अगर हमें मिल जाए कि यार उनपे दाग जो है वो अच्छे हैं या क्या है, तो हमें भी हेल्प होगा। तो विभूति जी, शाहनवाज हुसैन के बारे में आपका क्या विचार है, काम के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में? आई थिंक उन्होंने काफी मिनिस्ट्री भी हैंडल किया है। हाँ, उन्होंने 4-5 मिनिस्ट्री हैंडल किया, वो टेक्सटाइल, एविएशन, कोल, ह्यूमन रिसोर्स, काफ़ी मिनिस्ट्री उन्होंने हैंडल किया। लेकिन अफसोस ये है कि जो काफ़ी कम समय के लिए किया, तो डिटेल मुझे पता नहीं क्या रीज़न था बदलने का इतना फ्रिक्वेंटली। तो इतना कम समय अगर किसी मिनिस्ट्री में कोई रहे तो उसका परफॉर्मेंस फिर इफेक्टिविटी क्या है नहीं है वो दिखता नहीं है। तो लेकिन एक साफ सुथरी छवि के कारण वो पब्लिक में वो एक अच्छा फेस हमेशा हो रहे हैं, बीजेपी का एक माइनॉरिटी फेस हो रहे हैं, और उसको काफ़ी शालीनता से उसको हैंडल किया, कभी उनमें कोई दाग नहीं लगा। और जहाँ तक काम के ट्रैक का बात है तो पास्ट में जो भी हो, लेकिन फ्यूचर में मैं पहले भी बोला हूँ कि उनको अगर ये पद मिलता है मुख्यमंत्री का पद, तो काफ़ी अच्छे से वो निर्वाह करेंगे। हाँ, मुझे भी ये लगता है कि कभी किसी को छोटा लगता है, लेकिन छोटे में ही तो लोग पहले ही जाते हैं, तो एनर्जी में जाते हैं। मिनिस्ट्री बनने से पहले ही वो कुछ दिन में बताते हैं कि मेरा विजन ये है, मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। तो अगर हम चाहते हैं कि सारे मिनिस्टर थोड़ा अपना चेंज करें, जैसे ही मिनिस्ट्री उनको अनाउंस हो तो मुबारकबाद देने के साथ साथ जनता को ये भी बताएं कि वो क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। 3 महीने 6 महीने वो उनको टाइम नहीं भी मिले तो कम से कम जनता जान पाए कि उनके विजन क्या थे, जिससे कि हम आकलन कर पाए। हम अगले वाले पे चलते हैं, मनीष कश्यप। ऑब्वियसली वो तो विधायक भी नहीं है, तो मैं इतना ही बताऊंगा कि मनीष कश्यप के बारे में कि काम के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। ऑब्वियसली हमने रोड पे फाइट करते हुए देखा है, अभी E20 में भी देखिएगा तो वो उठा रहे हैं, जो कि उनके पास केस के भी थ्रेट आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उठा रहे हैं। और जनता के लिए तो हमने देखा ही है कि आई थिंक वो लड़ते हैं। तो मेरे अंदाज से अगर देखा जाए कि जनता के लिए कौन काम करने के लिए अभी सबसे ज्यादा आतुर है, तो आई थिंक मेरे अंदाज से तो सबसे ज्यादा मनीष कश्यप है। तो ये मेरा ओपिनियन है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जितने भी लोग सरकार के विपक्ष में बैठते हैं वो हमेशा आपको जनता के लिए काम करते नजर आएंगे।
क्योंकि उनका काम ही है जो सरकार को घेरना और जनता को मुद्दे को उठाना और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से उठाना। तो जितने भी व्यक्ति सरकार के विपक्ष वाले आपको दिख रहे हैं उनमें ऑन ग्राउंड अगर आप रिपोर्ट देखिएगा तो उनमें जरूर आपको बहुत सारी चीजें आवाज उठाने वाली बात जो है ना आपको दिखाई दे। हाँ, लेकिन मैं इसी बात पे रोकूंगा थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि सब लोग इसमें विपक्ष में भी रह चुके हैं। नित्यानंद राय जब बिहार में लालू और जेडीयू के थे तो भी तो थे ही विपक्ष में। तो ऐसा नहीं है कि जनता का काम उठाना और नाम उठाना, ऑब्वियसली विपक्ष वाले ज्यादा उठाते हैं। मैं तो कहूंगा हर पक्ष और विपक्ष होता क्या है, हम तो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। आपके अपने एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो आपको हाईलाइट करना है। आप जाते क्यों है फिर विधानसभा, है ना? आपको पहले अपने एरिया में हाईलाइट करना है कि मैं इस प्रॉब्लम पे काम करूंगा और फिर विधानसभा में जाके इस प्रॉब्लम को उठाना है। आई थिंक हमारा लोकतंत्र तो इसी का था। पार्टी तो कहाँ से है पता नहीं, कि हर आदमी अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट करेगा विधानसभा में, यही हमारा लोकतंत्र है। तो आई थिंक अगर अपने एरिया के लिए आप चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अपने एरिया के बारे में अगर प्रॉब्लम नहीं उठाते, इवन तेजस्वी यादव के बारे में मुझे तो नहीं पता कि वो अपने एरिया के लिए कभी कोई विधानसभा में उठाए कि भैया यहाँ पे ये है वो है। इलेक्शन के टाइम पे जरूर हम सुनते हैं, पर हम चाहते हैं विधायक से कि हर 3 महीने 6 महीने में पब्लिक को बताए कि आप कर क्या रहे हो। तो हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमानदारी और साफ छवि, ठीक है, जो कि आजकल के बिहार में आई थिंक जो सीएम चेंज करने की डिमांड उठ रही है वो इसी के कारण है कि उनकी साफ छवि नहीं है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें पहला नाम जो है मनीष कश्यप के बारे में, मैं तो यही कहूंगा कि मनीष जब इतना ज्यादा फाइट कर रहे हैं किसी के खिलाफ, तो ईमानदारी और साफ छवि तो ऑब्वियसली जब किसी के पावर आता है तो पता चलता है कि वो ईमानदार रह पाते हैं या नहीं पाते हैं। लेकिन जिन्होंने जिंदगी भर फाइट किया है वो बेईमानी के साइड में जाने में बहुत डरते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है उनसे हिसाब भी लेंगे। तो मैं इस मामले में मानूंगा कि मनीष कश्यप जो है काफी अच्छे ही होने चाहिए ईमानदारी और साफ छवि में। कुलभूषण जी, आपका क्या विचार है तेजस्वी यादव के बारे में, ईमानदारी और साफ छवि? कुछ बताया नहीं जा सकता है क्योंकि अभी उनको ऐसा पावर मिला नहीं है जो जहां पे वो जाके घोटाला करे, है। तो इसीलिए हम अभी इस पे कुछ कहना नहीं चाहेंगे अभी तेजस्वी यादव जी के बारे में। मिनिस्ट्री तो मिल ही चुका है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली उनके बारे में कमेंट करना अच्छा थोड़ा मुश्किल ही है। तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रूफ करना पड़ेगा अपने लिए। विभूति जी, नेक्स्ट नाम है शाहनवाज हुसैन। आप उनके बारे में क्या कहिएगा, ईमानदारी और साफ छवि? और जैसा मैंने बोला, शायद मैं मिस कर गया, जिनको किसी को अपोज करना है वो उसके बारे में भी बोल सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं ये कमेंट करना जरूरी है उनके निगेटिव के बारे में, तो वो भी कर सकते हैं। तो विभूति जी, ऑब्वियसली हम थोड़ा मिस कर गए हैं, लेकिन हम फिर से बैक आ सकते हैं। पर शाहनवाज हुसैन के बारे में बताइए, अच्छाई, ईमानदारी और साफ छवि, और किसी की निगेटिव भी बता सकते हैं। तो इनका तो साफ छवि, मैं शुरू में ही बोला हूँ कि काफ़ी साफ सुथरी छवि है इनकी, बेदाग हैं, काफ़ी शालीन हैं। हाँ, किसी भी मसले को बहुत गंभीरता से और बहुत क्लैरिटी से रखते हैं। तो और इनका करीब 5-6 मिनिस्ट्री और इतने लंबे मिनिस्ट्री को संभाले हैं, हालांकि कम समय के लिए, और काफ़ी लंबे समय तक राजनीति में है, और कभी भी इन पर कोई दाग या कोई अनर्गल बात का कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ है। तो ये कोई भीतर तक झांक करके तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जो इनका इमेज पब्लिकली है उसमें काफ़ी साफ सुथरी और काफ़ी ईमानदार छवि के रहती है। और जहाँ तक मेरा जो बाकी लोगों के लिए कहना है, तो एक तेजस्वी जी के लिए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इनका जो इनका तो कई घोटालों में जो है सो इनका नाम है। और जब हम देखते हैं इनका एक चीज़ और, जो A to Z अक्सर हाँ बोलते हैं, लेकिन वो ज़मीन पे उतारने में काफ़ी विफल रहे हैं। तो लगता है कि पार्शियलिटी ये करते हैं। ये हाँ, शुरू से वो कभी क्लियर नहीं हुए हैं कि हम A to Z को ले करके चले। चलिए, तो हाँ, ये है कि ये बात तो जैसे हमने अभी भी शुरू में भी अपील किया कि पीएम मोदी जी से कि बनाए लॉ कि जल्दी फैसला हो, क्योंकि लोग हमने 2G सुना, सब कुछ सुना, और बाद में पता चला कुछ भी नहीं था। ये कैसे होता है समझ में नहीं आता जनता को, है ना? आप सब पे आरोप लगाते हैं और बाद में कुछ लोगों के आरोप साबित हो जाते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। जिनका भी साबित करना है या नहीं करना है, 1 साल में कर दीजिए, जिससे जनता भी क्लियर हो कि हुआ क्या था। तो ऑब्वियसली बहुत सारे आरोप तो हैं ही, लेकिन
ये थोड़ा डिबेटेबल भी है कि फादर तो ऑब्वियसली पनिश हो गए हैं, उनको अभी तक पनिशमेंट मिला नहीं है, हाँ, वेट तो कर रहे हैं कि कोर्ट जजमेंट दे। तो मैं एक टेक्निकली कोर्ट और केस में मैं नहीं जाना चाहता, ताकि वो चीज़ काफ़ी टेक्निकल होता है, वो कोर्ट का काम है। लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन में जो पॉलिटिकल जो परसेप्शन इमेज बना हुआ है इनका, जो और ये काफ़ी कोशिश किए हैं उससे निकलने का। इन्होंने कई बार A to Z की पार्टी है, A to Z हम करेंगे, कुछ स्टेप्स भी लिए, लेकिन तब भी वो पब्लिक में इनका इमेज जो है सो A to Z वाला नहीं हुआ है। तो वो इनके लिए, एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ चलिए सिद्धांत जी, आपका नित्यानंद राय के बारे में क्या विचार है? देखिए, जहां तक साफ छवि और दाग की बात करें तो भारत के नेता के ऊपर 90% ऐसे लीडर्स हैं जिनके ऊपर काफी सारे दाग हैं, काफी सारे केस हैं, और जो भी व्यक्ति जनता का बात उठाएगा, पब्लिक सरकार से सवाल पूछेगी, उनके ऊपर केस होता है। ये आज की तारीख में हमारे देश में फैक्ट है। कंपेयर टू बाद बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबसे ज्यादा केस आज के तारीख में मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव के पास है। मोर देन 20 केसेस अभी भी उनके ऊपर है। शाहनवाज जी के ऊपर भी लगभग 4-5 केसेस हैं। कंपेयर टू ऑल ऑफ देम, नित्यानंद के पास अभी कोई ऐसा खास उस तरह के गंभीर आरोप वाले केसेस नहीं है। तो छवि की जहां तक अगर बात करें, स्वच्छता की जहां तक बात करें, तो नित्यानंद राय जी इस चारों में सबसे नंबर 1 पोजीशंस पे आ सकते हैं, जहां तक कि उनके केस और छवि की बात है। लेकिन फिर से अगेन मैं कहना चाहूंगा, ये सारे के सारे केसेस जो है वो आरोपित हैं। ये कंफर्म नहीं है कि उनको कोर्ट ने कोई सजा दिया है, नहीं दिया है। इस चीज के ऊपर तो कोर्ट का निर्णय आएगा। आप भी जानते हैं कि जो 100 साल आदमी के मरने के बाद भी आजकल ये आ रहे हैं, जो कंक्लूजन आ रहे हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। आप कोई केस इसमें मेंशन करना चाहेंगे कि जो पॉलिटिकल केस नहीं लगता है, कि जो पॉलिटिकल इधर उधर लग जाते हैं वो नहीं, कोई ऐसा केस किसी और के बारे में जो आपको लगता है कि जनता को पता होना चाहिए? बिल्कुल। अगर तेजस्वी यादव के बारे में, तो सबसे पहला जो है लैंड फॉर जॉब वाला जो केस है, वो सब काफी ज्यादा फेमस हुआ, बीजेपी के आने के बाद काफी ज्यादा फेमस हुआ। और दूसरा, इनके परिवार के ऊपर भी चारा घोटाला जैसे मामले में केस दर्ज हुए हैं। तो ऐसे इनके ऊपर गंभीर सारे केस भी हैं। जहां तक मनीष कश्यप की बात है, मनीष कश्यप के ऊपर भी कुछ ऐसे केसेस हुए हैं, चाहे वो E20 का मामला हो, उन्हें सरकार से सवाल पूछा तो उनके ऊपर केस लगा दिए गए। उन्हें बहुत सारे ऐसे भी और भी कोई सवाल उन्होंने उठाया जिनके ऊपर उनको केस लगा दिए गए। सरकार के योजनाओं के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया, फिर भी उनके ऊपर केस लगा दिए गए। मैं व्यक्तिगत पर्टिकुलर सारे केस का तो विवरण मेरे पास वो तो पॉलिटिकल केस है, पॉलिटिकल केस के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे केस जो करप्शन है और जो हत्या, मतलब क्रिमिनल है। हाँ, मनीष कश्यप तो ऐसे पोजीशन पे थे ही नहीं जिनको ऊपर क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए। लेकिन आजकल किसको कहिएगा, सोनम वांगचुक के ऊपर तो बहुत सारे ऐसे NSA के केस लगे हैं, उनको तो आप क्या बोलेंगे। तो इस पर कमेंट करना हमें सबको पता है कि गवर्नमेंट के केस हैं, वो केस नहीं है, पब्लिक ने नहीं लगाए हैं, वो गवर्नमेंट के केस है। तो गवर्नमेंट के केस को तो हम ऐसे ही वैल्यू नहीं देते जब गवर्नमेंट किसी पे फाइल करती है। तो अगर जनता ने आवाज नहीं उठाया, गवर्नमेंट ने केस किया, उसकी क्या वैल्यू है? उस केस की कोई वैल्यू नहीं है, वो पॉलिटिकल। तो इस सारे चीजों को, तथ्यों को अगर साइड में अगर रख के देखें, तो नित्यानंद राय के ऊपर जो है ऐसे कोई गंभीर मामले नहीं है, ना तो कोई इतने बड़े कोई केसेस हैं। और व्यक्तित्व के रूप में अगर देखें तो ये साफ छवि के व्यक्तित्व के लोग रहे। इनके ऊपर जो भी मिनिस्ट्री दिया गया, उन्होंने पूरी अपनी टेन्योर को अच्छे से इन्होंने निभाया भी है। तो आई कैन से कि चारों में सबसे बेहतर कैंडिडेट अगर कोई हो साफ छवि और केस के मामले में, तो नित्यानंद राय जी द बेस्ट हो। कुलभूषण जी, तेजस्वी यादव पे 2 बार आरोप लगे कि उन पर बहुत सारा, आप कुछ उनके डिफेंस में कहना चाहेंगे क्या? नहीं, आरोप तो किसी पे भी लग सकता है, आप भी हम पे आरोप लगा सकते हैं। वो साबित करना कोर्ट का काम है कि आरोप साबित हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसीलिए जो अभी बोले हैं कि 1 साल में मान लीजिए जो प्रतिनिधि है उसका डिसीजन होना चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए। तो ऐसा चला दे सरकार, ऐसा नियम ला दे सरकार, जो सभी का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केस तो कि कोई भी किसी पे कर सकता है, खुला हुआ है ये जगह, सबूत होना चाहिए। और लैंड फॉर जॉब जो हुआ है तो उनके पिताजी का था, और उनके पिताजी अब पहले भी कहे हैं कि हो सकता है किसी का बाप गड़बड़ हो, बेटा गड़बड़ नहीं हो सकता है। हाँ, इवन बहुत बार तो किसी को सजा भी मिल जाता है और सजा ले लेता है। ऑब्वियसली मेंशन करना जरूरी होता है कि उस पर आरोप थे, लेकिन उसके बाद भी उसको मौका तो मिलता ही है, यही हमारा संविधान बोलता है। तो सेम टाइम में यह है कि फादर पे आरोप है, उन पे क्या आरोप है, लेकिन सेम टाइम में जो आरोप लगते हैं उनके बारे में सफाई भी उन्हीं को देना पड़ता है, जिससे कि वो अपना पॉलिटिकल छवि सुधार सके। तो उन्हीं को प्रूफ करना है कि हमें जहां तक आरोप का सवाल करना पड़ेगा उनको।
और जहां तक आरोप का सवाल है, तभी देख लीजिए मंगल पांडे जी का स्वास्थ्य मंत्रालय का जो है सो डस्टबिन का कहानी देख लीजिए, वो तो आरोप चलता ही रहेगा। जब आप रहिएगा तो आरोप तो लगता रहेगा। लेकिन ये तो साक्षात जो है, जो 1500 का चीज 15,000 में खरीदा गया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, जो आरोप जो है चलता रहेगा, नहीं, जनता को जानना पड़ेगा। क्योंकि आप जब सीएम चूज कीजिए तो चाहे 1500 का 15,000 में खरीदें, या चाहे लैंड फॉर जॉब हो, ठीक है, ये सारे चीज मुद्दे हैं। जब तक आपको सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये बेबुनियाद है, तब तक आप उनको मत दीजिए, नहीं तो आपको वो लूटते रहेंगे और आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा। चलिए हम अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट होगा। सबको साथ लेने की क्षमता, ठीक है, चाहे वो सारी कम्युनिटी हो या विपक्ष हो, कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो सबको आके बात करके रिजॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। इस बारे में, और इसमें भी पहला नाम मनीष कश्यप का ही है। ऑब्वियसली वो कोई लीडर तो है नहीं, वो यूट्यूबर है और वो किसको भी साथ लेके चलेंगे। यूट्यूबिंग जो है वो अकेले ही है, तो हम तो नहीं कह सकते कि सबको साथ लेने की क्षमता है। हाँ, ये बात है, इतने कंट्रोवर्शियल होने के बाद भी उन्होंने एक पार्टी से टिकट पा लिया, तो उससे लगता है कि वो समझौता करने में भी है, नेगोशिएट करने में। तो मेरे अंदाज से शायद अगर वो टिकट पा लेते इतने कंट्रोवर्सी के बाद भी, तो आई थिंक सबको समझाने में तो कामयाब रहते ही होंगे। तो मेरे अंदाज से शायद क्षमता तो है, लेकिन ऑब्वियसली वो यूट्यूबर है, वो अकेले का काम है, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता ज्यादा। सो तेजस्वी यादव के बारे में आपको क्या विचार है कि क्या वो सबको साथ लेके चलने की क्षमता रखते हैं? कुलभूषण जी। बिल्कुल सही है, वो सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है उनमें, और चलते भी हैं। जैसे कि आज यह देश जो है अमीर गरीब, अमीर और गरीब में नहीं बटा हुआ है, पिछड़ा और अति पिछड़ा में नहीं, अगरा और पिछड़ा में नहीं बटा हुआ है, महिला और पुरुष में नहीं बटा हुआ है। यह देश अगर आज के डेट में अगर बटा हुआ है तो हिंदू और मुसलमान में बांटे हुआ है। और हिंदू मुसलमान को साथ लेकर के चलने वाला तेजस्वी यादव सबसे पहले व्यक्ति हैं जो हिंदू और मुसलमान को साथ लेकर के चलते हैं। बाकी ये छवि हमको किसी में नजर नहीं आ रहा है। जो चार इसमें है, इसका मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। सुब्रत जी, शहनवाज हुसैन के बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, ये तो मुझे इन पे भरोसा है कि ये सबको साथ लेकर के जो चलेंगे। एक ट्रू सेक्युलर जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, तो उसको ये जिससे बीजेपी को थोड़ा सा एक लोग जो है मुझे लगता है कि उस कम्युनिटी से आने के बाद भी वो बीजेपी में, यही सबसे बड़ी सबूत है उनके लिए आए थे। सबसे बड़ी वो सेक्युलर, हाँ, बीजेपी को सेक्युलर डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेशन जो है सो करेंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। वो काफी शालीन व्यक्ति है। सुधांशु जी, नित्यानंद राय के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, टीम को लीड करना और सबको साथ लेना एक्सपीरियंस के आधार पर ही होता है। जिसके पास जितना ज्यादा हैंडलिंग पावर, एक्सपीरियंस है, उसी अंदाज पे आप किसी चीज को निर्णय कर पाएंगे कि वो टीम को हैंडल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कोई व्यक्ति जो लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो रहा है, सरकार में मंत्री बन रहा है, एमएलए रहा है, एक अध्यक्ष की भूमिका में भी रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप टीम लीडिंग पावर आप नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहें? तो मैं समझता हूं कि जो ये सारी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए नित्यानंद राय इस चारों में सबसे अच्छे टीम हैंडलिंग और सबको साथ ले जाने वाले व्यक्तित्व के लोग हैं। ऑब्वियसली इनके ऊपर कोई जाति पाति जैसी समस्याएं का भी उतना खास प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना शाहनवाज हुसैन के पास पड़ेगा या तेजस्वी यादव के पास पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि नित्यानंद राय में सारे जाति धर्म के लोग को एक साथ रखने का, उनको कंट्रोवर्सी को मैनेज करने की क्षमता और हाँ, टीम बिल्डिंग पावर जो है इनके ऊपर किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। सुजनता, आपने हमारे आई थिंक फाइनल क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आपने हमारे विचार सुने और हम ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी आप सीएम के बारे में सोचें तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, और हम ये प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं जनता के लिए कि जब सीएम की बात हो तो पार्टी जो है अंदर से न टपकाए, वो रियली ढूंढे, है ना, और लोगों को पूछे कि हमारी पार्टी में या लोग जितने विधायक हैं उनमें कौन कौन लोग सीएम बनना चाहते हैं, और उनके बारे में वो कुछ प्रोसेस हो जिससे हो। नहीं तो ये प्रोसेस हमें बनाना पड़ेगा और हमें आपका सहयोग चाहिए। आप जाइए इन 5 क्वेश्चन में आप हर लीडर को ऑर्डर कीजिए जिससे कि हम पता चल सके, और नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो इसमें से 2 लोग जो बॉटम में होंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे, जो 2 लोग होंगे बचे हुए वो कैरी फॉरवर्ड होंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो आपका वोट बहुत जरूरत है, आप अपना ओपिनियन दें, और इससे ज्यादा ये नहीं है
ये आपके सोचने की क्षमता चेंज करेगा कि आप किसी पार्टी के नाम पे नहीं, आप धीरे धीरे सोचना शुरू करिएगा कि हमें सीएम और विधायक और एमपी कैसे चाहिए। ये केवल ये एक्सरसाइज नहीं है कि हम सीएम की बात कर रहे हैं, इससे धीरे धीरे हमें डेमोक्रेसी, जो लोग कहते हैं ना कि एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड होना उससे कुछ नहीं होता, आपको पहले डेमोक्रेसी के बारे में एजुकेटेड होना है। और हम ये एक्सरसाइज आपको अपने लोकतंत्र समझाने के लिए बातें कर रहे हैं कि आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, और आप प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो धीरे धीरे ये मैसेज जो है हमारे सीएम तक भी पहुंचेगा और विधायक तक भी पहुंचेगा कि अब हम अच्छे सीएम चाहते हैं। सो इसी बात पे हम इस बात पे खत्म करते हैं। तो प्लीज वोट एंड कमेंट। अगर आपको लगता है कि यहाँ वोटिंग में कोई दिक्कत होता है तो आप ऑर्डर करके आप कमेंट में भी डाल सकते हैं कि मेरा ऑर्डर ये है। तो आप दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल। एनीवन हैज एनी कमेंट? अदरवाइज हम आई थिंक एंड करेंगे। काफी अच्छा डिस्कशन रहा। अगर मैं बस छोटा सा मैं कमेंट हाईलाइट करना चाहता हूँ, इस चारों में चार जितने भी कैंडिडेट्स हमने अभी चूज किए हैं, जिनमें प्रोबेबल मुख्यमंत्री का चेहरा हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ये चारों में अगर देखा जाए तो नित्यानंद राय की छवि मोर एंड लेस सारे एक्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए ज्यादा लीड करने की ताकत इसमें आ रही है। अब बात रहेगी जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, इस चीज को अपने हिसाब से भी जज करें और वो अपने हिसाब से भी डिसाइड करें जो कौन सा कैंडिडेट के पास क्या खूबियां हैं, क्या उनके पास क्या कमियां हैं, ताकि एक अच्छा डिबेट हो सके और पता लग सके कि जो हमारा जो चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर कितने दाग हैं और कितने साफ सुथरे छवि के हैं, ताकि वो चीफ मिनिस्टर बनने की कंपटीशन में आ सके। तो मैं बस यही अपील करना चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स हैं वो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिए और आप जरूर इनके ऊपर वोट करिए। आप पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव लिखिए, आप उनके ऊपर जो विचार है, जो इंसिडेंट है, जिस इंसिडेंट के बारे में आप हाईलाइट करना चाहते हैं, चाहे वो यूजीसी रूल हो, चाहे वो कोई भी रूल हो, आप उस चीज को पॉइंट आउट करके बताएं ताकि हमें इस चीज को जानने में भी अच्छा सहूलियत मिले। जी कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं? हाँ, मैं इस कंटेंट के बारे में जो ऑप्शंस है या जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसके बारे में नहीं, लेकिन ये जो कंप्लीट प्रोसेस जो है ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसमें जो पब्लिक का व्यू लेना, खास करके आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसको काफ़ी इजीली कलेक्ट किया जा सकता है, उनका फीडबैक लिया जा सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कमेंट लिया जा सकता है। तो एक प्रोसेस बहुत अच्छा है और इससे काफ़ी बेनिफिट होगा इसको अगर पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट किया जाए तो सीएम चुनने में या कोई भी नेता चुनने में, पीएम चुनने, कल पीएम चुनने में या कोई मिनिस्ट्री चुनने में। ये बहुत अच्छा प्रोसेस, आपने बहुत अच्छा प्रोसेस शुरू किया है। हाँ, हमारा भी ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, पर एक एजुकेशन होता है साइंस पढ़ना और एक एजुकेशन होता है अपनी डेमोक्रेसी समझना, नेता समझना। और हमारे नेता कैसे होने चाहिए ये तो बहुत छोटा सा कोर्स है, हम इजीली समझा सकते हैं। एंड आई थिंक कहिए कि पार्टी राज या जैसे भी हमें बुला दिया गया कि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना था, सीएम चूज नहीं करना था। तो हमारा यही कहना है कि हर नेता जब आप चूज कीजिए तो आपको कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए माइंड में, उसके अकॉर्डिंग करें। और हम यहाँ डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको समराइज करके आधे घंटे में समझा सके कि इन चारों लोगों के बारे में क्या ओपिनियन है। और कोई लोग जो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के मतलब बहुत अच्छा जानते हैं, वो अगर जजिंग पैनल में आना चाहते हैं तो आप भी आइए, क्योंकि आपका हेल्प बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। हम थोड़े से जानते हैं इनके बारे में, आप बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बारे में बहुत जानते होंगे, आप बहुत बार मिले होंगे, तो आपका कंट्रीब्यूशन जो बहुत वैल्यूएबल होगा। तो आप भी आइए, हम तो यही कहेंगे कि आप आइएगा और इनके बारे में बताइएगा, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बहुत लोगों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते होंगे। तो इसी बात पे थैंक यू। होप आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा और डेमोक्रेसी को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद कीजिएगा। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।